मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूं इकबाल अहमद। इसराइल गजा युद्ध को लेकर अमेरिकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तेज हुए प्रदर्शन, बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां। आज ईमेल आया कि हाइब्रिड क्लासेस हैं, जिसका मतलब है अगर आपको इन पर्सन जाना है तो आप इन पर्सन जाइए, और ऑनलाइन का भी ऑप्शन है अगर आपको कैंपस में आने में कोई डिफिकल्टी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि विदेश मंत्रालय गजा में मानवाधिकारों के हनन के आरोपों की कर रहा है जांच। From day one, we've been working to do everything we can to try to increase protection for civilians. चर्चा करेंगे कि इसराइल कैसे कर रहा है रफाह पर हमले की तैयारी। चुनावी हलचल में बात राहुल के उस पुराने बयान की जिस पर बीजेपी है हमलावर। जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले देश और दुनिया का हाल सुनिए इकबाल अहमद से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के महत्वाकांक्षी रवांडा बिल को औपचारिक तौर पर मंजूरी मिल गई है। यह बिल ब्रिटेन के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया था, लेकिन ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अटका हुआ था। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी विधेयक को पास कर दिया है। शाही परिवार की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। रवांडा कानून के जरिए ब्रिटेन सरकार को अपने यहाँ शरण लेने वाले कुछ लोगों को मध्य अफ्रीकी देश रवांडा भेजेगी। इस विधेयक की विपक्षी पार्टियों ने जमकर आलोचना की, लेकिन कई दौर की बहस के बाद आखिरकार सोमवार रात विपक्ष ने अपनी आपत्तियां वापस ले ली और बिल पास हो गया। पीएम सुनक ने कहा कि रवांडा के लिए पहली उड़ान 10 से 12 सप्ताह के भीतर रवाना की जाएगी। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि रवांडा विधेयक का उद्देश्य ब्रिटेन में इंग्लिश चैनल के रास्ते अवैध रूप से आने वाले शरणार्थियों को रोकना है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने ब्रिटेन से इस पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। उनके अनुसार यह बिल से मानवाधिकार और शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा। यूरोप के सर्वोच्च मानवाधिकार संगठन ने भी ब्रिटेन से इसे रद्द करने की अपील की है। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी यूएनएचसीआर के प्रवक्ता मैथ्यू शॉल्टमार्स ने जिनेवा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, From our perspective, it's a somber day for refugee rights. हमारे नजरिए से शरणार्थियों के अधिकारों के लिए आज का दिन निराशाजनक है, लेकिन यूएनएचसीआर रिफ्यूजी कन्वेंशन के तहत उनको मिले अधिकारों के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह बिल अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। सैन्य अभ्यास के दौरान मलेशियाई नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर के आपस में टकराने से 10 लोगों की मौत हो गई है। नीचे स्टेडियम में गिरने से पहले हेलीकॉप्टर एक दूसरे से टकराए। यह हादसा मलेशिया के लुमुत में हुआ, जहां नौसेना का अड्डा है। अभी तक हादसे में किसी के भी बचने की जानकारी नहीं मिली है। मलेशियाई नौसेना के ये हेलीकॉप्टर रॉयल मलेशियन नेवी सेलिब्रेशन के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दोनों हेलीकॉप्टर में कम से कम 10 क्रू मेंबर सवार थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क के बीच जुबानी जंग जारी है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने जब एलन मस्क को एक घमंडी अरबपति बताया है। दोनों के बीच बीते सप्ताह सिडनी के चर्च में एक बिशप पर चाकू से हुए हमले के फुटेज को लेकर विवाद हो रहा है। सोमवार को ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने एलन मस्क की एक्स को सिडनी हमले के वीडियो हटाने का आदेश दिया था। बिशप पर हमले का वीडियो ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स के लिए हटा दिया गया है, लेकिन इसे दुनिया के बाकी हिस्सों में नहीं हटाया गया। मंगलवार को पीएम अल्बनीज ने एबीसी न्यूज से कहा, We'll do what's necessary to take on this arrogant billionaire who thinks he's a... एलन मस्क को लगता है कि वो कानून ही नहीं बल्कि शालीनता से भी ऊपर हैं। हम इस घमंडी अरबपति को ठीक करने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। सोशल मीडिया के लिए सामाजिक जिम्मेदारी भी जरूरी है, लेकिन मस्क ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दिखा रहे हैं। गजा में जारी जंग के विरोध में दर्जनों नॉमिनेटेड लेखकों के नाम वापस लेने के बाद साहित्य से जुड़े समूह पेन अमेरिका ने अपने सालाना पुरस्कार समारोह को रद्द कर दिया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए प्रतिबद्ध इस समूह ने सोमवार को अगले सप्ताह होने वाले समारोह को रद्द किए जाने का ऐलान किया है।
गजा में जारी जंग के खिलाफ अमेरिका के कोलंबिया से लेकर येल और अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमवार रात पुलिस ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की, कई गिरफ्तारियां की। यूनिवर्सिटी ने कहा कि उसे भड़काऊ नारों और यहूदी विरोधी घटनाओं की रिपोर्टें मिली हैं। इससे एक दिन पहले येल में भी दर्जनों छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं कोलंबिया में भी क्लासेस कैंसिल कर दी गई। छात्र बर्कले, MIT और देश के अन्य टॉप कॉलेजों में भी इसी तरह डेरा डालकर बैठे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से गजा में शुरू हुई जंग के साथ ही अमेरिका के कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में इन पर तीखी बहस और प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ छात्र इसराइल के पक्ष में हैं तो वहीं कुछ गजा में उसकी कार्रवाई के विरुद्ध हैं। कुछ का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ही यहूदी विरोधी और इस्लामोफोबिक दोनों तरह के मामले बढ़े हैं। दरअसल विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्र समूहों का कहना है कि उनकी आलोचना यहूदी विरोधी नहीं है, ये सिर्फ इसराइल और उनके समर्थकों के लिए है। कैलिफोर्निया के बर्कले, मिशिगन यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। MIT के छात्र इकट्ठे हुए और उन्होंने इसराइली कब्जे की निंदा की, नारे लगाए। एक छात्र एलेजांद्रो टैनोन बताते हैं कि विरोध प्रदर्शन में वो क्यों शामिल हुए। Right now we find ourselves in a really important time. I think this is a critical moment in the student movement. मुझे लगता है कि यह छात्र आंदोलन में एक महत्वपूर्ण पल है। पूरे अमेरिका में आंदोलन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। छात्रों के रूप में इस आंदोलन में हम सबसे आगे हैं। कुछ अर्थों में हम इस आंदोलन की नैतिक आवाज हैं। इसे आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, जैसा कि वियतनाम विरोध प्रदर्शनों के साथ हुआ, दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद विरोध प्रदर्शनों के साथ हुआ था। बोस्टन के इमर्सन कॉलेज में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां के एक एसोसिएट प्रोफेसर यासेर मैनिफ ने कहा कि कॉलेज को प्रदर्शनकारियों के विचारों को सुने जाने की जरूरत है। I want Emerson to listen to the students, hear them, understand their. प्रोफेसर यासेर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि एमरसन छात्रों की बातें सुने, उनका नजरिया समझे। इसके अलावा फलस्तीन की चर्चा, फलस्तीन और गजा में नरसंहार की चर्चा के लिए जगह बनाए और छात्रों को खुद को अभिव्यक्त करने की मंजूरी दे, उनके बोलने की आज़ादी, उनकी शैक्षणिक आज़ादी। बोस्टन के एमरसन कॉलेज में विरोध प्रदर्शन करने वालों में से ओवेन हैं। उनका कहना है कि उनकी कई प्रमुख मांगे हैं। We want Emerson College, number 1, call for an immediate ceasefire in Gaza. Number 2, हम चाहते हैं कि एमरसन कॉलेज गजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करने वालों में पहले नंबर पर हो। दूसरी मांग यह है कि सभी यहूदी संगठनों के सभी वित्तीय निवेशों की जानकारी दी जाए। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए छात्रों के खिलाफ सभी आरोपों को वापस लिया जाए। तो कैंपस में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये यहूदी विरोधी और उन लोगों की निंदा करते हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि फलस्तीनियों पर क्या गुजर रही है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हो रहे प्रदर्शन तब खबरों में आए जब पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी कैंपस में 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अब से कुछ देर पहले एक बार मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन कर रही एक स्टूडेंट से नाम न जाहिर करने की शर्त पर बात की। मैंने उनसे पूछा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो पिछले 1-2 हफ्ते से छात्री प्रदर्शन कर रहे हैं विश्वविद्यालय के लॉन्स पर कि लास्ट सेमेस्टर से चल रहा है, पर इस सेमेस्टर ज्यादा हो गया है इस लास्ट 1-2 हफ्ते में। तो उन्होंने टेंट्स लगाए हैं, काफी सारे लोग हैं, 100 से ऊपर ज्यादा लोग हैं, रात भर नारेबाजी चलती है। काफी सारे बाहरी लोग भी आ गए हैं अभी पूरे न्यूयॉर्क सिटी से। और कल इसी वजह से कल क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई थी। बहुत बड़ी रैली प्लान की गई थी कल, पर मुझे नहीं लगता कि हुई है। तो इसी वजह से कल क्लासेस ऑनलाइन थी। आज ईमेल आया कि हाइब्रिड क्लासेस हैं, जिसका मतलब है अगर आपको इन पर्सन जाना है तो आप इन पर्सन जाइए, और ऑनलाइन का भी ऑप्शन है अगर आपको कैंपस में आने में कोई डिफिकल्टी है। पिछले हफ्ते 110 लोग अरेस्ट हुए थे। काफी सारे अंडरग्रेड्स थे उनमें से, काफी सारे फर्स्ट ईयर्स थे उनमें से टेंट लगाने के लिए। अब वो वापस आ गए, पर वो सस्पेंडेड हैं, तो वो कैंपस में नहीं घुस सकते फिर से। माहौल काफी अजीब है। बहुत सारी पुलिस है, इतनी पुलिस मैंने कभी देखी नहीं है, और बहुत सारे मीडिया के लोग भी हैं यहाँ पर। और फिर कैंपस में घुसने के लिए ID कार्ड की ही जरूरत है। तो अभी बस एफिलिएट्स आ सकते हैं, बाहरी लोग एकदम भी नहीं आ सकते। मुझे पर्सनली तो कोई सुरक्षा को लेकर कोई अभी तक कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई है। कैंपस के अंदर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो काफी पीसफुल है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी डिमांड्स क्या है, चाहते क्या है? 2 अलग ग्रुप्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला ग्रुप जो है वो चाहता है कि यूनिवर्सिटी इजराइल से डाइवेस्टमेंट कर ले।
तो जितने फंड्स जो हैं जो टेल अवीव ग्लोबल सेंटर में लगे हैं, कोई डुअल डिग्री प्रोग्राम है उनके साथ, ये सब बंद हो जाए और यूनिवर्सिटी अपने फंड्स वहां से हटा लें, डाइवेस्ट कर लें इजराइल से। इजराइल को लेकर जो गजा में अटैक हुआ है उसकी वजह से जहाँ के बच्चे चाहते हैं, कुछ बच्चे चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी वहां से डाइवेस्ट कर ले अपने फंड्स। तो ये थी इकबाल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट छात्रा जिनसे मैं बात कर रहा था। तो ये बात हुई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जारी प्रदर्शनों की। उधर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा है कि वो गजा में चिकित्सा सुविधाओं के विनाश और वहाँ सामूहिक कब्रों के मिलने से भयभीत है। और जैसा कि जब कल हम ये पॉडकास्ट प्रसारित कर रहे थे तो हमने बताया था कि खान यूनिस के नासिर मेडिकल हॉस्पिटल परिसर के बरामदे से नीचे लगभग 200 से ज़्यादा मिले हैं और दावा किया जा रहा है कि इनमें से कुछ को सरसरी तौर पर मारा गया था और अन्य को इसराइल की घेराबंदी के दौरान बनाए गए कब्रिस्तान से खोदकर फिर दफना दिया गया था। वोल्कर तुर्क के जो प्रवक्ता हैं रविन श्यामदास ने उन्होंने इस युद्ध में बच्चों की दुर्दशा के बारे में बताया। Every 10 minutes a child is killed or wounded. हर 10 मिनट में या तो एक बच्चा मारा जाता है या फिर घायल होता है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि आज यह ब्रीफिंग शुरू होने के बाद से कितने बच्चे मारे गए या घायल हुए होंगे। बच्चे युद्ध के नियमों के तहत संरक्षित हैं, इसके बावजूद वो ही युद्ध की अंतिम कीमत चुका रहे हैं। लेटेस्ट फोटो समय से पहले पैदा होने वाले बच्चे की है जिसे उसकी मरती हुई मां के गर्भ से लिया गया था। बगल के 2 घरों में 15 बच्चे और 5 महिलाएं मारी गईं। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री का कहना है कि वॉशिंगटन उन आरोपों की जांच कर रहा है कि इस्राएली बलों ने गजा में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। पत्रकारों से बात करते हुए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मानवाधिकारों के मामले में अमेरिका अपने समकक्षों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है और इसमें इस्राएल भी शामिल है। Do we have a double standard? The answer is no. As this report makes clear, क्या हमारे पास दोहरे मानदंड हैं? जवाब है नहीं। सामान्य तौर पर जैसा कि हम मानवाधिकारों और दुनिया भर में मानवाधिकारों की स्थिति को देख रहे हैं, हमारे मानदंड सबके लिए बराबर है, चाहे वो देश दुश्मन हो, प्रतिस्पर्धी हो, मित्र हो या फिर सहयोगी हो। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय गजा में मानवाधिकारों के हनन के आरोपों की जांच कर रहा है। From day one, we've been working to do everything we can. ब्लिंकन कह रहे हैं कि पहले दिन से हम नागरिकों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही गजा वासियों को मानवीय मदद पहुंचाने को सुविधाजनक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और जब आरोपों की बात आती है तो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन हो, अधिकारों का हनन हो, हमारे पास विभागीय प्रक्रियाएं हैं जो कि इन मामलों को देख रही हैं। तो अमेरिका तो इस इस्राएली बलों के गजा में मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्टों की जांच कर रहा है। उधर इस्राएल गजा के रफा पर हमले की योजनाओं पर काम कर रहा है। रफा वो जगह है जहां 10 लाख से अधिक विस्थापित फलस्तीनियों ने शरण ले रखी है। अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जोर देकर बार बार कहा है कि दक्षिणी शहर रफा में जमीनी हमला होगा। नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि रफा पर हमले की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन उन्होंने तारीख की घोषणा नहीं दी। और कल भी इस पॉडकास्ट में हमने आपको नेतन्याहू की आवाज़ सुनाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि इसराइल जल्द ही हमास पर अपने हमले तेज कर देगा। तो सीधे पॉडकास्ट में शामिल करते हैं वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र को। हरेंद्र, किस तरह की जमीनी हमले की तैयारी है रफा पर? देखें, कल जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो एक इसराइल जो है वो एक तकलीफ दे प्रहार की तैयारी कर रहा है और जहां तक रफा का सवाल है तो वहां पर इस्राएली फौज का जो प्रवेश है वो लगभग तय है, इस बात की उन्होंने जानकारी दी। दरअसल मौजूदा जो वहां पर हालात हैं गजा में, अगर उस पर ध्यान दें तो फिलहाल इसराइल का एक बटालियन सिर्फ वहां पर मौजूद है और वो बटालियन जो है उसने गजा को 2 हिस्सों में बांट रखा है। उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा, उत्तरी इलाका जो है गजा का वो लगभग इसराइल के नियंत्रण में है। दक्षिणी जो इलाका है वहां पर ज्यादातर लोग फिलहाल जो है वहां रह रहे हैं, खास करके रफा का जो इलाका है। लेकिन
ये जो वहां पर परिस्थिति बनी और वहां से काफी सारे बटालियंस जो हैं वो बाहर निकाले गए, उस समय ये माना जा रहा था कि जैसे बंधकों की रिहाई को लेकर के बातचीत में कोई प्रगति हो रही है और इसलिए ऐसा ढील जो है वो इसराइल की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो स्थिति है वह उसमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक गतिरोध की स्थिति दिख रही है। और दूसरी तरफ आपको ये भी कहें तो अभी जो गठबंधन सरकार है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन पर यहाँ पर बंधकों की रिहाई को लेकर के दबाव भी है। दूसरी तरफ वहां पर जिन लक्ष्यों को लेकर के इसराइल आगे बढ़ा था उसमें नाकामी के भी उन पर आरोप लग रहे हैं। उनके गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं, उनके तरफ से भी दबाव बढ़ रहा है। तो ऐसे में इस स्थिति में माना यह जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के पास और कोई चारा नहीं है। और कल जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई के जरिए ही दबाव बनाया जा सकता है और बंधकों की रिहाई हो सकती है। तो ये बात करते हुए ये जो है ये तैयारी जो है वो चल रही है। ऐसे बयान जो है पहले भी कई अधिकारियों और कई इस्राएली नेताओं की तरफ से जो है वो होते रहे हैं। लेकिन आपको ये बताएं कि अब तैयारी जो है वो दिख भी रही है, क्योंकि बहुत सारे फौजियों से जो कि वहां से निकल कर बाहर आए हैं। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ जी हरिंद्र, मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई आदेश पारित हुआ है जिसमें इन सैनिकों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई हो, या फिर सेना को एकदम अग्रिम रूप से तैयार रहने के लिए कहा गया है? क्या कुछ ऐसा हुआ है? देखिए, औपचारिक तौर पर इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि व्यक्तिगत तौर पर मेरी कई लोगों से ऐसी बातचीत होती रही है, ऐसे फौजियों से, ऐसे नवयुवकों से जो कि वहां पर तैनात थे, वहां से बाहर निकल कर आए हैं और उन्होंने बताया कि उन्हें छुट्टी मिली थी लेकिन उन्हें फिर से चिट्ठी मिली है और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि वो जो तैयारी है उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरे भी इस तरह के कई सारे संकेत जो है यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर एक रिपोर्ट जो है छपी है मीडिया में, जिसमें कहा जा रहा है कि खान यूनुस के पश्चिमी इलाके में एक टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। हारिस अखबार में यह कहा गया है कि ये मिस्र के तरफ से किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मिस्र को यह पता है कि रफा में कार्रवाई इसराइल करने जा रहा है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस तरह की कई सारी खबरें आई हैं कि सैटेलाइट पिक्चर्स जो वहां के मिल रहे हैं उसमें दिख रहा है कि टेंट सिटीज का निर्माण जहां तहां किया जा रहा है। और वैसे भी एक बात और जो है महत्वपूर्ण कि खान यूनुस से इस्राएली फौज के बाहर निकलने के बाद बहुत सारे लोग जो रफा में चले गए थे वो रफा छोड़ करके अब रफा के उत्तरी इलाके यानी खान यूनुस और बाकी जो शहर हैं जो मध्यवर्ती इलाकों की तरफ उधर निकलना शुरू हो गए। तो ऐसे में रफा की जो आबादी है वो पहले से वैसे ही कम होती जा रही है। माना यह जा रहा है कि जब कार्रवाई शुरू होगी तो शायद लोगों को कहा जाएगा कि वो वहां से निकल करके ये जो सारे टेंट, ये जो कैंप्स बन रहे हैं उनमें वहां पर वो जा करके शरण ले लें। एक चीज़ और समझना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा है और जिस तरह से अमेरिका कह रहा है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करेंगे, कल हमने पॉडकास्ट में विस्तार से बात की थी कि एक ब्रिगेड जिस पर आरोप लगे हुए हैं, इस दिशा में इस्राइल क्या कर रहा है? बहुत संक्षेप। देखिए, इस्राइल के तरफ से ये बात तो कही जा रही है कि वो जो भी कार्रवाई कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कर रहा है और इस तरह के जो शिकायतें आई हैं उसकी छानबीन चल रही है, उस पर इस्राएली फौज की कार्रवाई भी चल रही है और यहाँ पर इस्राएली न्यायालय भी उस पर जो है वो कार्रवाई कर रहा है। तो ऐसे में इस्राइल जो है वो अपने डिफेंस में ये कह रहा है कि हम हमारा स्वतंत्र न्यायालय है, यहाँ पर न्याय प्रणाली है और उसके तहत हम काम कर रहे हैं। तो इस ग्राउंड पे जैसे पहले आईसीसी में भी इस तरह के जब मामले उठते रहे, जब भी ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो इस्राइल का यही बचाव रहा है, अपने पक्ष में यही बात कही जाती रही है। लेकिन एक और जो पहले जो बात चल रही थी उसमें ये कहें कि वहां से जब फौज निकाला गया उस वक्त भी एक दबाव बना था क्योंकि वहां पर राहत कर्मियों की जो मौत हुई थी उसको भी लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने काफी उस लेकर के विरोध किया था और इस्राइल पर काफी दबाव बना था। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र मिश्र इस लाइव पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। अपने लिसनर्स को बता दें कि रात 10 बजे क्या देखने वाले हैं आज आप बीबीसी दुनिया में। कैसे अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर का केंद्र बना एक देश और अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार से जूझते चीन के सामने क्या है चुनौतियां। देखिए बीबीसी दुनिया रात 10 बजे बीबीसी हिंदी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। और इस पॉडकास्ट के अगले चरण में क्या सुनेंगे आप?
उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। चुनावी हलचल का जिक्र करेंगे और विस्तार से आज बात करेंगे कि आज की हलचल क्या थी। कुलदीप सिंह जाखड़ लिख रहे हैं कि रफा पर इसराइल के आसन हमले को लेकर सबसे बड़ी चिंताओं में से एक ये है कि इसका पट्टी में मानवीय सहायता के प्रभाव पर असर पड़ेगा। उपेंद्र मणि त्रिपाठी बहुत दिन बाद लगता है लिख रहे हैं कि भारत में हो रहे चुनाव की खबर अरे बस चुनाव से खबरें सुनाने वाले हैं, बेसब्री से इंतजार हमें भी है। परमवीर रावत कह रहे हैं कि आज से न्यू सीरीज ला रहे हैं तो सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पेश भी कर दीजिए। जब हम ये आपके लेटर ये मैसेजेस पढ़ना बंद करेंगे ना तो फिर बिल्कुल हाँ संजीव श्रीवास्तव साहब आएंगे, ये वादा है। मोहम्मद मुनव्वर हुसैन कह रहे हैं कि क्या नेतन्याहू यहूदियों का अंत चाहते हैं? इसराइल की एक तरफा कार्रवाई अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है, अरब देशों को एकजुट होना चाहिए। शमशाद समस्तीपुरी के 2 मैसेज हैं, राकेश दुबे भी लिख रहे हैं और मदन लाल लंबूरिया लिख रहे हैं मिस्र भी इसराइल हमास के पीछे अब मध्यस्थ नहीं बन रहा है। और यूट्यूब की बात की जाए तो शंभू शरण है, वो जो अमेरिका के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है उसकी उन्होंने काफ़ी तारीफ की है। खास करके कोलंबिया की जो छात्रा से आपने जो इंटरव्यू किया उसकी वो बहुत तारीफ कर रहे हैं कि ये बहुत सही जानकारी जो है उनके जरिए दी गई। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। और अब इस पॉडकास्ट का दूसरा चरण, बात चुनावी हलचल की। और जैसा कि कल हमने आपको इसी पॉडकास्ट में बताया था कि आज से हमारे साथ शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी सेवा के पूर्व संपादक संजीव श्रीवास्तव, जिनसे आप वाकिफ हैं, आपकी नजरें पारखी हैं और विश्लेषण आपकी खासियत है। तो एक बार स्वागत किया जाए। बिल्कुल। संजीव श्रीवास्तव के पास तो हम चलेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज राजस्थान में थे। जी, तो सबसे पहले सुन लेते हैं कि आज उन्होंने क्या कहा। आज उन्होंने हनुमान जयंती के हवाले से कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा। आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। हो सकता है आप में से बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए, लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। तो ये आप सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री आज राजस्थान में थे और ये बात कर रहे थे। तो उनकी बातों का विश्लेषण तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं संजीव श्रीवास्तव के पास और जानना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार राजस्थान क्यों आ रहे हैं? इकबाल, उसकी बड़ी स्पष्ट वजह है। देखिए, राजस्थान उन राज्यों में से था जहां पे कि पिछली बार 2019 में बीजेपी मैक्स कर गई थी, अपने चरम पीक पे थी। मतलब जैसे राजस्थान में 25 में 25 सीट लाई थी, गुजरात में 26 में से 26। तो माना यह जा रहा था करीब कुछ हफ्ते पहले तक कि जहां पे पीक पे पहुंच गई थी 19 में, वहां इस बार भी वो राज्य आसान होंगे और वापस वो प्रदर्शन बीजेपी दोहरा लेगी कि भाई उत्तर और मध्य भारत तो अपना है ही, और सारा जोर आप देखिए पिछले कुछ हफ्तों से पहले देखें तो दक्षिण की तरफ था, प्रधानमंत्री की रैली भी वहां हुई। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आया, लोगों को ये लगने लग गया कि राजस्थान जैसे स्टेट में ही इलेक्शन काफी कड़ा मुकाबला हो गया, फंस गया है चुनाव। और जो पहले फेज की वोटिंग हुई है 19 अप्रैल को, उससे बिल्कुल इस तरह के संकेत मिले कि 5-6 सीट ऐसी हैं जहां पे नतीजा कुछ भी हो सकता है। मतलब बीजेपी हार भी सकती है, बीजेपी जीत भी सकती है, लेकिन कुछ सीटें स्पष्ट है कांग्रेस एडवांटेज में थी। ये बड़ी एक चौंकाने वाला अध्याय था चुनाव को समझने वालों के लिए, खासकर बीजेपी, जो कि इस तरह के राज्यों से प्रदर्शन से ही उम्मीद कर रही है कि उनका 300-400 जहां भी आंकड़ा ले जाना है उन्हें, वहां तक पहुंचेगी। तो अगर यहीं अटक जाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी?
फिर मत प्रतिशत भी थोड़ा कम रहा 19 अप्रैल की वोटिंग को, जिसका भी लोगों ने निष्कर्ष ये निकाला कि बीजेपी के पक्ष में वैसा उत्साह नहीं दिख रहा, कुछ उदासीनता है मतदाताओं में, विपक्ष का वोट ठीक ठाक पड़ा है। तो ये सब बातें ऐसी हुई जिससे कि बीजेपी थोड़ी सावधान हो गई। और अब सेकंड फेज ऑफ पोलिंग जो 26 तारीख को है, बची हुई सीट्स पे, राजस्थान की 13 सीट्स पे, वहां पे प्रधानमंत्री का पूरा जोर है कि इस बार कोई चूक ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो बीजेपी के पक्ष में। मतलब वो कोई भी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाह रहे, कोई भी मौका नहीं चूकना चाहते, और ये उनके भाषणों से भी स्पष्ट हो रहा है। जी, तो वो परसों राजस्थान के बांसवाड़ा में थे और आज भी जब उन्होंने अपने भाषण का जिक्र किया तो उसमें बांसवाड़ा का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उनके 90 सेकंड के बयान से कांग्रेस जो पूरे इंडिया गठबंधन है उसमें खलबली मच गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी के हैदराबाद में दिए गए पूरे भाषण को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा। तो पहले मैं सुन लेता हूं कि राहुल ने दरअसल हैदराबाद में क्या कहा था। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। एक बार फिर चलते हैं संजीव के पास। मोदी ने बांसवाड़ा में जो कहा, चारों तरफ उनकी निंदा भी हुई, चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज की गई। कल जब वो अलीगढ़ में थे तो उनके तेवर थोड़े बदले हुए दिख रहे थे। उन्होंने मुसलमानों के हज पर जाने की बात की, लेकिन आज फिर राजस्थान में उनके सुर बदले हुए दिखे। संजीव, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब पहले चरण का मतदान हुआ राजस्थान में और दूसरे राज्यों में, और इस तरह की खबरें छन के बाहर आने लगी कि भाई बीजेपी का प्रदर्शन शायद उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना कि वो सोचते थे या बीजेपी समर्थक जानते थे। अब नतीजे क्या होंगे ये तो हमें 4 जून को ही मालूम पड़ेगा, लेकिन इस तरह की खबरों का बाहर आना और चर्चा में आना, उसकी वजह से बीजेपी में थोड़ी सी एक निराशा का भाव उत्पन्न हुआ। और एक लगातार सोशल मीडिया अगर आप देखें 19 और 20 तारीख का, तो उसमें एक मांग सी उठी कि भाई मोदी जी चुनावों में गर्मी लाइए जिससे आपका मतदाता निकले, उसमें ऊर्जा आए, वो जोश खरोश के साथ बाहर आए। और उसी का हमने पहली बानगी देखी बांसवाड़ा में, जब उन्होंने बोला यही सब कि जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आएगी तो आपके मंगलसूत्र तक बिक जाएंगे और ये सब चीजें, आपकी सोना संपत्ति, ये सब चीजें उन खास लोगों को दे दी जाएंगी जिनके ज्यादा बच्चे होते। और इशारा स्पष्ट था अल्पसंख्यकों की तरफ, मुसलमानों की तरफ था। तो मुझे ये लग रहा है, और ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कि उसकी जो आलोचना हुई उससे कल वो अलीगढ़ में उनके तेवर थोड़े से हल्के दिखे। उन्होंने अपने आप को ऐसे पेश करने की कोशिश की को कैसे ज्यादा मुस्लिम हज के लिए जाएं, उसके लिए प्रयासरत है, कैसे ट्रिपल तलाक बंद किया। लेकिन आज घूम फिर के बात वहीं पे आ गई दोबारा से राजस्थान के दौरे में, और उसका कारण बड़ा साफ है कि वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पिच पे खेलना चाहती है बीजेपी। और नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसके सबसे बड़े मैस्कॉट हैं, उसके सबसे बड़े प्रतीक हैं, तो वो वापस हिंदुत्व का मुद्दा गर्म करना चाहती है, किसी तरह से चुनाव को इस पोलराइजेशन पे, इस ध्रुवीकरण पे लाए, हिंदू बनाम मुस्लिम, और उसी के तहत हम ये सब देख रहे हैं। और राहुल गांधी का वो जो बयान था, जो चाहे तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे जिस भी तरह से, उसने उनको एक मौका और दे दिया, क्योंकि ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वाला थोड़ा कच्ची समझ का सा बयान था। हालांकि राहुल गांधी की बात भी समझती है, भाई समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी अब अगर मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, शिक्षित वर्ग बीजेपी की तरफ खिसक रहा है, तो वो गरीब और पिछड़े को अपने साथ मजबूती से खड़ा करना चाहते थे। लेकिन उसमें एक नए तरह से लामबंदी हो गई है, वो मौका मिल गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल देखिए आप, उसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को चुनाव जीतना है, बीजेपी को चुनाव जीतना है, और वो अपने सबसे मजबूत पिच पे चली गई है। अब तो अपने सबसे मजबूत पिच पे चली गई है, वो हम सब देखेंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी और चुनावी हलचल लेकर तो हम आएंगे ही आएंगे।
तो अब इकबाल, इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट में लिसनर से विदा लें, बता दें कि आईपीएल में कौन सा मैच देखिए, चल रहा है? आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला है, मैच चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। जो लखनऊ के कप्तान है राहुल, उन्होंने टॉस जीता और इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स बल्लेबाजी कर रही है। 49 रन पर 2 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं। तो अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल। वक्त यही है 7:30 बजे। बीबीसी हिंदी के लिए ये पॉडकास्ट कलेक्टिव न्यूज रूम द्वारा प्रसारित किया गया। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, मुझे और इकबाल अहमद को दो विदा। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।